हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इंडियन रेलवेज को हम कंपेयर करेंगे यूक्रेन की रेलवेज के साथ। अभी जो यूरोप के उस पार्ट में हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और अभी उससे पूरी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन यूक्रेन वैसे कभी भी एक कोई बहुत खास कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं रहा है इंडिया के लिए किसी भी तरह से, क्योंकि ना ही हमारे ऐसे कोई बहुत गहरे रिश्ते हैं यूक्रेन के साथ, ना ही ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रेड है। इसलिए बहुत से लोग शायद रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पहले यूक्रेन के बारे में बहुत कुछ जानते भी ना हो। लेकिन यूक्रेन एज अ कंट्री आखिर है कैसा? अभी तो रूस इन्वेजन की वजह से काफी कुछ बदल गया है यूक्रेन में, लेकिन इंडियन रेलवेज के साथ कंपेयर करके रेलवे कंपैरिजन के एंगल से ही सही, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन कंट्री आखिर है कैसी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री थोड़ी बहुत आपको पता होगी। 1836 ब्रिटिश राज के समय में इंडिया में रेलवे को स्टैब्लिश किया गया था। 1853 में पहली ट्रेन इंडिया के अंदर चलाई गई थी। जब तक इंडिया आजाद नहीं हुआ तब तक ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल इंडियन रेलवेज पे था। मैंने आज से पहले बहुत बार इंडियन रेलवेज पे वीडियो या उसके कंपैरिजन पे वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार लोग ब्रिटिशर्स को क्रेडिट देते हैं कि उनकी वजह से ही इंडिया में रेलवेज आया, और अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो इंडिया में रेलवे नहीं होती। और मैंने कभी भी इस चीज के बारे में वीडियो में बात नहीं की है, लेकिन इस वीडियो में मैं ये इंक्लूड कर रहा हूं कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने जरूर इंडिया में रेलवेज को शुरू किया, लेकिन वो कभी भी उन्होंने इंडिया में आम इंडियन को देखते हुए शुरू नहीं किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस एक तरह से गुलाम थे। इंडिया एक कॉलोनी थी उनकी और खुद के लिए उन्होंने ये चीज यहाँ पर शुरू किया था। तो ये बात का जरूर क्रेडिट दिया जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे शुरू किया था, लेकिन ये कहना कि इंडिया में उनके बिना रेलवेज नहीं आ पाती, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया ने रेलवेज तो छोड़िए, हम लोग ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अंतरिक्ष तक गए हैं। आजादी के बाद हमारी रेलवेज को बहुत आगे लेकर के आए हैं, तो फिर इंडिया कुछ भी अचीव कर सकता था। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो वो रेलवे इंडिया और पाकिस्तान में बट गई, जिसका एक हिस्सा 1971 में बांग्लादेश के पास चला गया। जबकि यूक्रेन की रेलवे की हिस्ट्री भी कुछ हद तक सिमिलर है। यूक्रेन हमेशा से एक आजाद कंट्री नहीं था, वैसे अब कब तक रहेगा ये भी नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर ये 1867 से 1918 के बीच में सेंट्रल यूरोप के अंदर एक काफी बड़ी पावर रही थी। इसी समय यूक्रेन के अंदर रेलवेज आनी शुरू हुई थी, और उसके बाद यूक्रेन पार्ट रहा रशियन अंपायर का। सोवियत संघ यूएसएसआर 1991 में टूट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश बना रूस, और यूक्रेन यूएसएसआर के टूटने के बाद ही बना था। यानी दिसंबर 1991 में यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद फिर यूक्रेन रेलवे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रेलवे के फॉर्म में कंसिडर की गई, और उस समय से फिर एक्चुअली यूक्रेन के अंदर इस रेल ट्रांसपोर्ट की आप कह सकते हो कि एक तरह से मोनोपोली रही है। इस वक्त लगभग 23,000 किलोमीटर का टोटल सिस्टम लेंथ है यूक्रेन के अंदर, जो इसे दुनिया का 13वां सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम बनाता है। ऑल्दो इंडिया के मुकाबले ये आज भी काफी कम है, लेकिन यूक्रेन साइज के मुकाबले भी इंडिया से काफी कम है, लेकिन फिर भी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा फ्रेट ट्रांसपोर्टर है यूक्रेन। और एक्चुअली में यही चीज वहां के लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट भी देती है। लगभग 4 लाख एम्प्लॉयज हैं यूक्रेन रेलवे में। अब जरा आप सोचो कि जो वॉर अभी वहां चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा यूक्रेन पे। पहले तो यही श्योरिटी नहीं है कि यूक्रेन एज अ कंट्री एग्जिस्ट करेगा या नहीं। दूसरा, लोगों के लिए अभी उनकी लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वॉर और भी बहुत सारी चीजों को बदल देगी। शायद लगभग ये सारे नंबर जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसलिए जो वीडियो मैं यूक्रेनियन रेलवे की आपके लिए बना रहा हूं ना, जिसमें कोशिश ये है कि आपको ये बताया जाए कि यूक्रेन की रेलवे आखिर है कैसी। बहुत हद तक चांसेस हैं कि कुछ ही समय के बाद में ये काफी हद तक चेंज हो जाएगी। खैर, आपको यूक्रेन की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में बताता हूं। यहाँ पे इंडिया और यूक्रेन बिल्कुल एक ही पोजीशन पर है। इंडिया में ट्रेन 18 सबसे तेज गति से चल सकती है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड लिमिट है, और ऑन ट्रैक गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेजी से चलती है। यूक्रेन में HRC S2 ये इनकी फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 176 किलोमीटर प्रति घंटा की है। एक साउथ कोरियन कंपनी द्वारा यूक्रेनियन रेलवे के लिए इसे बनाया गया था, और 2012 से यूक्रेन इस ट्रेन को यूज कर रहा है। टोटल ऐसी 10 ट्रेन अभी यूक्रेन अपनी रेलवेज में यूज करता है, लेकिन अभी भी 80s के टाइम की बहुत सारी ट्रेन यूक्रेनियन रेलवे में आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि वो जो एक तरह से सोवियत से यूक्रेन को मिली थी। साथ ही मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूक्रेन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा फ्रेट ट्रांसपोर्टर है, जिसको
आप इससे टेबल से वेरीफाई कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, इसलिए उसको 7वीं पोजीशन कंट्रीज की लिस्ट में नहीं दी जा सकती। वैसे अब यूक्रेन की ये सारी रैंकिंग्स कितनी सिमिलर रहेंगी वॉर के बाद, ये कहना जरूर मुश्किल है। यूक्रेन में ट्राम सिस्टम भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। यूरोप की कई कंट्रीज वैसे ट्राम सिस्टम्स को आज भी इस्तेमाल में लेती हैं, लेकिन यूक्रेन में उसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और एक और चीज, ये ट्राम सिस्टम यूक्रेन में बहुत पुराने भी हैं। 1910, 1913 उस समय के भी ट्राम सिस्टम्स आज वहां यूज किए जा रहे हैं। इंडिया इस मामले में जरूर थोड़ा अलग है, क्योंकि कोलकाता में ही एक थोड़ी पुराना सा ट्राम सिस्टम हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है। और जहां तक बात है कि गवर्नमेंट सोच रही हो कि कोई नया ट्राम सिस्टम लाया जाए किसी जगह पर, तो ऐसा है नहीं। इंडिया में आजादी के बाद कुछ सिटीज में ट्राम सिस्टम चलता था, लेकिन समय के साथ उनको बंद कर दिया गया और इंडिया ट्राम्स के बजाय मेट्रो ट्रेन की तरफ ज्यादा टिल्ट हुआ। इसलिए बहुत सारी सिटीज में इंडिया में मेट्रो सिस्टम है, जबकि ट्राम सिस्टम इंडिया में नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोलकाता ट्राम भी अब काफी पुराना हो चुका है और इकलौता ऑपरेशनल ट्राम सिस्टम भी है ये इंडिया का। मेट्रो सिस्टम वैसे इंडिया के साथ साथ यूक्रेन में भी है, जैसे कि कीव में मेट्रो सिस्टम है, खार्किव में मेट्रो सिस्टम है, जो कि यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और ये शुरू भी बहुत पहले हुए थे, जैसे कीव में 1960s में मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हो गया था। कीव मेट्रो सिस्टम अगर आप अंदर से देखोगे तो देखने में भी ये काफी खूबसूरत लगता है, यानी वो क्लासिक फील आपको उस मेट्रो सिस्टम के स्टेशन के अंदर मिलती है। लगभग 67.56 किलोमीटर लंबा है ये मेट्रो सिस्टम। और मैं इसको इसलिए भी इतना हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इस वॉर में कई लोगों ने इसी मेट्रो सिस्टम के रेलवे स्टेशन पर शरण ली थी, जिसमें वो इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल थे जो कि यूक्रेन में पढ़ने गए थे। कुछ न्यूज आउटलेट्स ने भी इस चीज को रिपोर्ट किया था कुछ समय पहले। लेकिन वॉर से हट के नॉर्मल कंपैरिजन की बात करें तो मेट्रो सिस्टम्स में इंडिया आगे है, क्योंकि इंडिया अपनी मेट्रोज बनाने में कैपेबल है। काफी नई मेट्रोज, ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम्स इंडिया के अंदर आज ऑपरेशनल है और इंडिया इनको बहुत ही तेजी से एक्सपेंड भी कर रहा है। इसलिए इस जगह पर किसी को अगर पॉइंट देना हो तो मैं इंडिया को दे दूंगा। लेकिन हाँ, वो ब्यूटी रेलवे स्टेशंस पर आपको देखने को इंडिया में नहीं मिलेगी, जो कि स्टेशंस को नॉर्मल स्टेशन से कुछ ज्यादा ही खूबसूरती दे देती हैं। वो आपको यूक्रेन के स्टेशंस पर ही देखने को मिलेगा। इंडिया में तो ब्यूटी कुछ नहीं, सिर्फ भीड़ ही देखने को मिलती है रेलवे स्टेशंस पे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवेज में ब्यूटी नहीं है। इंडियन रेलवेज में कई लाइन्स हैं, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, इवन साउथ में, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगहों से होती हुई जाती हैं। लेकिन इंडिया की लग्जरी ट्रेन भी आपको वो फील दे सकती हैं जो कि एक राजा महाराजा को मिलती है, बशर्ते आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो। यूक्रेन भी कुछ लाइंस पे लग्जरी ट्रेन चलाता है, जैसे कि ये रेलवे लाइन, लेकिन इनका एक प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होता है वहां पे, जैसे कि इंडिया में लग्जरी ट्रेन का होता है। सेकेंडली, ये ट्रेन इंडिया के लग्जरी ट्रेन से भी कम्पीट नहीं कर सकती। इंडिया लग्जरी ट्रेन के मामले में काफी आगे है। साथ ही इंडिया में इस वक्त ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इंडिया का भी कहीं ना कहीं से पुश मिला है। इसको गवर्नमेंट भी पुश कर रही है। लेटेस्ट बजट में रेलवे को बजट भी गवर्नमेंट ने ज्यादा दिया है, यानी कि इंडिया लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चरिंग में, मेट्रो ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब इंडिया खुद से कर सकता है। और अगर आखिर में बात करूं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो इंडियन रेलवेज के बहुत सारे हैं। बहुत बारी मैं वीडियोस में से कवर भी कर चुका हूं, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो गई, हाई स्पीड ट्रेन हो गई, ट्रैक्स का इंप्रूवमेंट, स्टेशन का रिडेवलपमेंट, रेलवे से कार्बन एमिशन खत्म करना। लेकिन यूक्रेन के भी प्लान थे। वो लोग एक हाई स्पीड रेलवे के बारे में सोच रहे थे। कीव और खार्किव के बीच लगभग $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था। अब मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो रेलवे प्रोजेक्ट क्या, यूक्रेन के खुद के एग्जिस्टेंस पर एक सवालिया निशान है। अगर यूक्रेन एज अ कंट्री एग्जिस्ट किया, उन लोगों ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, तो हाई स्पीड रेल आएगी यूक्रेन में। अगर नहीं तो शायद हमने जो पूरी वीडियो बनाई है, ये पूरी वीडियो भी गलत हो सकती है, क्योंकि फिर शायद यूक्रेनियन रेलवे नाम से कुछ एग्जिस्ट ही ना करे। लेकिन यह तो देखना होगा क्या होता है फ्यूचर में और आखिरकार किस मोड़ पर आकर रुकता है रशिया और यूक्रेन का ये युद्ध। बाकी इस वीडियो में इतना ही हो सकता है कि आपके हिसाब से मैंने कंपैरिजन करते वक्त हर एक पॉइंट को इस वीडियो में टच ना किया हो, लेकिन अभी मौजूदा यूक्रेन की हालत के बारे में बात करनी जरूरी थी। ये चैनल जियोपॉलिटिक्स का तो नहीं है, इसलिए रेलवे कंपैरिजन के थ्रू ही एटलीस्ट ये देख पाए हैं कि यूक्रेन और उसके रेलवेज पे फ्यूचर में बहुत कुछ बदल सकता है। बाकी आपके कुछ भी विचार हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।